हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हमने एडुटेरा का जो मैगज़ीन आया था करंट अफेयर्स का, उसमें जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए थे उसमें से 3 सेट हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये चौथा सेट है जो हम साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला करंट अफेयर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। उसमें ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, उसने क्या किया है, डिजिटल एसेस को राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बताया है। अब जानने वाली बात यह है कि राइट टू लाइफ हमारा कहाँ से आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ये मेंशन है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो हम इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमें एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया है। इसको देने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि आज की डेट में अगर आप देखिए तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या फिर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब ऑनलाइन या डिजिटल हो गई हैं। तो डिजिटल एसेस ज़रूरी है हमारे लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जजमेंट ही दिया है कि ये जो डिजिटल एसेस है किसी भी चीज़ का, ये हमारे लिए क्या है, ये राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होगा। ठीक है, अब ये जजमेंट अपने आप तो आया नहीं होगा, तो इस जजमेंट के लिए यानी इस चीज़ के लिए डिजिटल एसेस को राइट टू लाइफ में इंक्लूड कराने के लिए पीआईएल फाइल की गई थी। पीआईएल जो होती है वो स्टैंड करती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए। अब 2 लोग हैं, नाम याद कर लीजिएगा, केस लॉ कभी कभी पूछ देता है कि ये वाला केस किससे रिलेटेड है। तो एक नाम है प्रज्ञा प्रसून का। प्रज्ञा प्रसून और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ है 2024 में, ये वाला एक पीआईएल, दूसरा एक पीआईएल दिया है अमर जैन ने 2025 में। इन दोनों पीआईएल की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पे पहुंची है कि डिजिटल एसेस जो है वो राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन में यही 2 चीज़ें दी हुई थी और इसी पे क्वेश्चन बना हुआ था। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए थे। उससे ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने इसमें और इंक्लूड कर दी हैं। जब हम राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड कर रखा है। तो देखिए, राइट टू लिवलीहुड, ये भी हमारा जो है वो राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें भी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 21 में कवर होती हैं। इसके साथ इन जो केस लॉ है जिनकी वजह से ये हमें राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी मिला है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो राइट टू लिवलीहुड हमें मिला था ओल्गा टेलिस के केस से। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमें मिला है सुभाष कुमार के केस से। राइट टू प्राइवेसी हमें मिला है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस से। और राइट टू डाई विद डिग्निटी हमें मिला है कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। फर्स्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर डिस्कस हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो जीनोम एडिटिंग है, ठीक है, जीनोम एडिटिंग बेसिकली होता क्या है, मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारा लिविंग सेल्स है उसके जीन में चेंज कर देते हैं, यानी उसके डीएनए में या फिर आरएनए में एडिटिंग करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक, जैसे हम बीटी कॉटन में करते हैं, बीटी ब्रिंजल में भी करते हैं, वैसे ही इंडिया ने पहली बार क्या किया है, राइस की जो वैरायटीज़ हैं, ठीक है, उनके जीन को एडिट किया है और 2 राइस की वैरायटी बनाई है। नाम क्या है, DRR राइस 100। अगर आप इसको मार्केट में लेने जाएंगे तो कमला नाम से मिलेगा। दूसरा है पूषा राइस। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये राइस की वैरायटी हैं और ये कैसी वैरायटी हैं, तो जीनोम एडिटेड वैरायटी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में वापस से ऑपरेशन हॉक के बारे में पूछा गया है कि ये ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, अभी आपने बहुत सारे ऑपरेशन पढ़े हैं, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी ऑपरेशन हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन हॉक। किसने लॉन्च किया है इसको, तो इसको CBI ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, ताकि जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको, ये जो साइबर पूरा नेटवर्क बना हुआ है साइबर क्राइम का, जिस नेटवर्क का यूज़ करके चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस नेटवर्क को ब्रेक किया जा सके। और इसके लिए जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन हॉक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2027 का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ठीक है। तो याद रखिए 2027 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो ब्राज़ील होस्ट करने वाली है। फीफा का वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इसने अपना एक ओवरसीज़ कैंपस बनाया है। कहाँ पे बनाया है? दुबई में बनाया है। जैसे आईआईटी मद्रास ने अपना ओवरसीज़ कैंपस बनाया है जंजीबार में, वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपना ओवरसीज़ कैंपस कहाँ पे बनाया है? तो दुबई में बनाया है, ठीक है। एक इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। किस रिवर पे बना है? तो गोदावरी रिवर पे बना है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन फिर से, ये फर्स्ट सेट में भी था, सेकंड सेट में भी था और थर्ड सेट में भी था, और अभी यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है। क्या कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो फुल्ली लिटरेट बन गया है? तो हम अलग अलग स्टेट ना याद करके एक साथ याद कर लेते हैं। सबसे पहले जो फुल्ली लिटरेट बना है वो है गोवा, सेकंड नंबर पे जो बना है वो है मिज़ोरम, और अभी लेटेस्ट जो बना है वो है त्रिपुरा, ठीक है। और एक यूनियन, इन तीनों से पहले एक यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख, इसको भी क्या किया गया है? फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। किस स्कीम में? लास्ट नव भारत शिक्षा कार्यक्रम है, 2022 से लेकर के 2027 तक चलाया जाएगा, 5 साल के लिए है, ठीक है। अब एक एक्ट है, नाम है टेक इट डाउन एक्ट। किसने पास किया है? तो अमेरिका ने पास किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वन डे वन जीनोम। पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए नाम बता रहा है, वन डे वन जीनोम। तो ये इनिशिएटिव किस से होगा? तो आप जीनोम एनालिसिस से होगा, और क्या करेंगे हम? पर डे एक जीनोम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो न्यू डेमोग्राफिक की रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी बताई गई है? तो 1.9 हो गई है इंडिया की फर्टिलिटी रेट। ये आप समझिए जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.0 उससे कम है। अच्छा, फर्टिलिटी रेट होता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि पूरे अपने लाइफ टाइम में एक वुमेन ऑन एन एवरेज कितने बेबी प्रोड्यूस कर सकती है, उसको कैलकुलेट करके हमने क्या बोला है कि ये हमारा फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ का नाम आया था, वो है गोल्डन डोम। पूछा गया है ये किस से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा गोल्डन डोम जो है वो यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है। वापस से 2027 के सेंसस की बात की गई है। इस सेंसस के बारे में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। क्या है कि ये जो सेंसस है, अगर नंबर वाइज बात करें तो 16 सेंसस है। पहला डिजिटल सेंसस होगा हमारा, यानी कि जो डेटा कलेक्शन होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है। सेंसस जो सब्जेक्ट है वो हमारा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमने सबको 3 लिस्ट में डिवाइड कर रखा है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो सेंसस है वो हमारा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो 2027 वाली सेंसस होनी है, ये 2 फेज़ में होगी। पहला फेज़ में हाउस लिस्टिंग कराया जाएगा और सेकंड फेज़ में हम जो है पॉपुलेशन एनामरेशन करेंगे, ठीक है। इस सेंसस में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1931 के बाद ये फर्स्ट ऐसी सेंसस है जिसमें हम कास्ट का डेटा ना सिर्फ कलेक्ट करेंगे बल्कि पब्लिश भी करेंगे। 1931 में जो है कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया था और इस डेटा को पब्लिश भी किया गया था। उसके बाद जितनी भी सेंसस हुई हैं उसमें एक बार कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया बट उसे कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। इवन जो हमारी लास्ट सेंसस हुई थी 2011 वाली, उसमें ST SC को तो कास्ट का डेटा कलेक्ट किया गया था बट OBC का डेटा कलेक्ट नहीं था और ना ही पब्लिश किया गया था। तो ये जो 2027 वाली सेंसस होगी इसमें हम क्या करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे और उसका जो डेटा आएगा वो डेटा भी पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक सर्विस लॉन्च की गई है, नाम है उस सर्विस का ज्ञान पोस्ट, ठीक है क्या ये? तो ये पोस्टल सर्विस है, यानी कि आप कोई भी चीज़ पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर सेंड करना चाहें तो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज्ञान है, नाम से याद रखिए ज्ञान की बात हो रही है ना, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो आप एजुकेशनल कोई बुक हो, कल्चरल, रिलीजियस या सोशल, यानी कोई भी जो बुक होगी उस बुक को आप अफोर्डेबल रेट पे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सेंड कर सकते हैं थ्रू ज्ञान पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि
वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है। और ये किसने रिलीज़ की है? तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने रिलीज़ की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फिर से एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र, ठीक है। किसका ऑपरेशन है? सीबीआई का है। किसके लिए है? साइबर फ्रॉड से। देखिए जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और उसको टैकल करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन जो है चलाए जाते हैं। उसी में से एक ऑपरेशन है ऑपरेशन चक्र। किसका है? सीबीआई का है, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है AI फॉर नेचर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसके लिए? नेचर के लिए। किसने लॉन्च किया है? FAO ने। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि FAO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। अगली बात करते हैं, तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन की एक रिपोर्ट आई थी पिछले सेट में, यानी सेट 3 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक वर्ल्ड विंड एनर्जी रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसकी बात की गई थी। तो याद रखिए इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 4th है। इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है? 50.04 गीगावाट है, ठीक है। अब जो टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो गुजरात। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। जब भी कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली पूछ लेता है कहाँ पे हुई है, या फिर अगर इसका कोई आउटकम निकला है तो उस आउटकम पे क्वेश्चन आता है। बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। एक इंडेक्स लॉन्च हुई है, इंडेक्स का नाम है टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स। किस लिए? डिजिटल इंक्लूजन के लिए। अच्छा एक चीज़ और है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब एडुटेरा के सेट 4 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एडुटेरा वाली जो बुक है आपके पास करंट अफेयर्स की, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने ले ली होगी, आप सबके पास होगी वो बुक। तो जब आप इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मेरा ये आपसे पर्सनल सजेशन है कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप उस बुक को उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इवन मैं कहूँगी सेट 1, 2, 3 और ये 4th है, सारे मैंने सॉल्व कराए हैं। आप चारों वीडियो देखिए बैक टू बैक, और उसके बाद बुक उठाइए और क्वेश्चन स्टिक करिए, और उसके बाद वापस से इन वीडियो को देख के अपने क्वेश्चंस को मैच करा लीजिए कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ठीक है। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। अगला फिर से ऑपरेशन की बात की गई, फिर से यही ऑपरेशन हॉक आ गया है, सीबीआई ने कराया था साइबर क्राइम को डिसमेंटल करने के लिए, ताकि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। तो यही पूछा गया है फिर से कि ऑपरेशन हॉक रिलेटेड किससे है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगला बात करते हैं गोल्डन ड्रैगन, ये एक एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच में हो रही है, तो चाइना और वियतनाम के बीच हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। तो आप पहले ये देख लीजिए कि नेशनल कमीशन फॉर जो वुमेन है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो ये 1992 में इस्टेब्लिश की गई थी, एक्ट के थ्रू हुई है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैचुरी बॉडी है। 1999 में एक एक्ट आया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और उसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश किया गया है, और इसका मेन जो पर्पस है वो वुमेन सेफ्टी होगा, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है या क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ इसने एक क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वुमेन सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, फिर से है, क्या है कि कंट्री का पहला एटलस जो है वो वाटर बॉडीज़ का बनाया है, किसने? बिहार ने बनाया है। तो अकेले तो बनाया नहीं होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, साइंस और इन्वायरमेंट, यानी इन सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल करके बिहार में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी मैपिंग की है और उसका एक एटलस प्रिपेयर किया है। और इंडिया में ये फर्स्ट स्टेट है जिसने अपनी वाटर बॉडीज़ का एक एटलस प्रिपेयर किया है, ठीक है।
नेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ऑपरेशन अभ्यास से। नेशन वाइड जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी, इस मॉक ड्रिल को किस नाम, मतलब इस मॉक ड्रिल का क्या नाम रखा गया था? तो इस मॉक ड्रिल का नाम रखा गया था ऑपरेशन अभ्यास। कब कंडक्ट कराई गई थी ये? तो 7 मई 2025 को कराई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो बिहार में पहला पैसेंजर टर्मिनल मिला है किस पॉलिसी में? तो गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एक है बिहार की, उसी के ध्यान में रखते हुए पहला पैसेंजर टर्मिनल बनाया गया है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आ रहे हैं। बिहार पीसीएस का पेपर भी आपका 10-15 दिनों में है। तो करंट अफेयर्स एक मेजर सेक्शन है, अच्छा रोल प्ले करता है। पेपर से एक दिन पहले भी अगर आप इसको डबल की स्पीड पे देखेंगे तो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं फिर से। डॉल्फिन सेंसस हुई है 2025 में, ठीक है। इस सेंसस में क्या डेटा निकल के आया, उस डेटा की बात करते हैं। तो पहली चीज़ है, बिहार में 35% है, जितना भी इंडिया में डॉल्फिन है उन डॉल्फिन का 35% सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। अगर नंबर वाइज बात की जाए तो 22,220 इतनी डॉल्फिन अगर हम काउंट करेंगे बिहार की रिवर्स में तो इतनी डॉल्फिन हमें मिल जाएंगी, ठीक है। मेनली जो है इसको गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास जो रिवर है इसके बेसिन में कंडक्ट किया गया था। टोटल 28 रिवर्स को सर्वे किया गया था और उस सर्वे के बिहाफ पे ये सेंसस निकाला गया है। इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कहाँ पे है? बिहार में। डॉल्फिन सेंसस 2025 का यही क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो 4% रिजर्वेशन पॉलिसी है ये क्या है? तो ये बिहार की रिजर्वेशन पॉलिसी है। पहले एक चीज़ देखिए, इम्प्लीमेंट हुई है बिहार में, ठीक है। जितने भी आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, चारों कैटेगरीज जो होती हैं उन चारों कैटेगरी को इसमें कवर किया गया है और स्टेट और सेंट्रल ऑफिसेज जितने भी हैं उनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर से बिहार का एक क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, इसमें बिहार की रैंक क्या है? तो सेकंड रैंक है, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड बने हैं अगर काउंट किया जाए तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा किसने बनाए हैं? बिहार ने बनाए हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आईपीएल से आ गया। वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत पॉपुलर हुआ है इस आईपीएल में, क्या है ये सेकंड प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, सबसे कम बॉल्स में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है। 35 बॉल में इन्होंने 100 रन स्कोर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हुई है, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इंडिया को कितने गोल्ड मिले हैं? 83 गोल्ड मिले। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में इंडिया को कितने गोल्ड मिले हैं? तो 83 गोल्ड मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से एशियन गेम्स में। एशियन गेम हर साल होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। 2026 में कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे। अच्छा, जब एशियन गेम्स जापान में होंगे तो इसमें 2 नए गेम्स जो हैं इंक्लूड किए गए हैं, क्रिकेट और मार्शल आर्ट्स। क्रिकेट और मार्शल आर्ट इससे पहले एशियन गेम में इंक्लूडेड नहीं था, बट 2026 वाला जो एशियन गेम होगा उसमें हम क्रिकेट को भी इंक्लूड करेंगे और मार्शल आर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। एमएसएमई सेक्टर जो है इंडिया में, उसके बारे में 2-4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले हम ये जान लें सही कौन सा है। तो जितना भी एमएसएमई सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वही गुड्स जो हैं इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का मोर देन 40% है। यानी एमएसएमई सेक्टर जो गुड्स बनाता है वो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल इंडिया ने जितना एक्सपोर्ट किया है उसका 40% कहाँ से है? तो एमएसएमई सेक्टर से है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 30% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देने में भी बहुत आगे है। मोर देन 25 करोड़ पीपल जो हैं इंडिया में एमएसएमई सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट लिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया गया है। देखिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कुछ भी नहीं है, ये समझिए आपके ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करके जो है
कंप्यूटर में उसको डिजिटल ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। किसने डेवलप किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने डेवलप किया है। ये है क्या? तो देखिए, जब ब्रेन की एक्टिविटी को कंप्यूटर जो है मॉनिटर करने लगेगा, या फिर ब्रेन की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करेगा, तो जितने भी पैरालाइज्ड पीपल हैं, यानी जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को देख के ही जब हम उसे कंप्यूटर से फिक्स कर देंगे, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू देयर ब्रेन, उसको हम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो डेटा दिया गया था, ये इंडिया के पोलर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की बात की गई थी। आपको पता है अर्थ के 2 पोल हैं, इधर नॉर्थ पोल है हमारा और इधर साउथ। अगर ओशन की बात करें तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन है और यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन है, ठीक है। अब आर्कटिक रीजन में जो है इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है हमारा, इसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। और यहाँ पे साउथ पोल पे यानी अंटार्कटिका में जो है वो 3 रिसर्च स्टेशन हमने बनाए थे, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री हमारा पहला रिसर्च स्टेशन था, लेकिन अब वर्क नहीं करता है। भारती और मैत्री जो है ये अभी भी वर्किंग है। और जबकि आर्कटिक रीजन में हमारा सिर्फ एक ही है, नाम है हिमाद्री। कहाँ पे है? तो नॉर्वे में है। नॉर्वे का एक आर्किपेलागो है, सेबलार्ड, वहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया था कि कितने % लोग वर्ल्ड के ऐसे हैं जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। तो 60% लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके पास इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक जियोथर्मल वेल मिला, ठीक, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल वेल होता है क्या? देखो, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? अर्थ की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है सतलुज यमुना लिंक कैनल प्रोजेक्ट की। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए, हम क्या करेंगे, जो 2 रिवर है रावी और ब्यास, इसका वाटर कैनल के थ्रू डाइवर्ट करेंगे। किन 2 रिवर्स में? सतलज और यमुना रिवर में, ठीक है। क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर एम श्रीनिवास के बारे में। इनकी डेथ हो गई है, 95 ईयर्स के थे। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं क्योंकि ये इंडिया के क्या हैं? न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ की। वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, किसको मिला है? तो मैरिंजला हंगिया को मिला है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2025 में। अच्छा देखिए, सेट 2 में भी शायद ये क्वेश्चन था। तो जब आप करंट अफेयर्स के सारे सेट सॉल्व करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे और आपके दिमाग में भी रहेंगे। पेपर में आएगा तो आप उसको बहुत ईजिली टिक कर पाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें होंगी तो करंट अफेयर्स बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? बानो मस्तक को मिला है। ये क्या है? इंडियन वुमेन है, ठीक है। किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने एक स्टोरी लिखी है, नाम है हार्ट लैम्प। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की गई है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी पब्लिश करता है। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 130 है। इम्प्रूवमेंट है इंडिया की रैंक में। और इंडिया जो है वो मीडियम कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। स्कोर कितना है इंडिया का? तो 0.685 स्कोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ऑरेंज इकोनॉमी जो होती है ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है? ब्लू इकोनॉमी आपने सुना होगा, ये रिलेटेड होती है वाटर से, वाटर, मरीन, फिशरी। ऐसे ही एक ऑरेंज इकोनॉमी है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो किस पे वर्क करती हैं? क्रिएटिविटी पे, स्किल डेवलपमेंट में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, जो कि क्या जनरेट करेगी? इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि WHO ने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी अडॉप्ट की है, कब? तो मई 25 में। कहाँ पे? तो जेनेवा में, ठीक है। OCI पोर्टल इनाग्रेट किया गया है। किसने इनाग्रेट किया है? अमित शाह ने। OCI पोर्टल है क्या? ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का पोर्टल है, ताकि जितना भी हमारा इंडियन डायस्पोरा बाहर रह रहा है उस डायस्पोरा को हेल्प करने के लिए ये पोर्टल इनाग्रेट किया है। किसने किया है? अमित शाह ने किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया के पास जो है वो 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, लेकिन इस बार जो सर्वे हुआ है उस सर्वे ने इंडिया की कोस्ट लाइन को अब कितना बताया है, 11,098 किलोमीटर लॉन्ग बताया है। इंडिया की कोस्ट लाइन में चेंज हो गया है, अब हमारी कोस्ट लाइन बढ़ चुकी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो सेट 4 है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि बिहार की जो रिवर है उसमें कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं, तो 2220 डॉल्फिन्स जो हैं वो बिहार की रिवर में हैं। बिहार डॉल्फिन्स में सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे यूपी है। इसी के साथ हमारा सेट 4 का सारा करंट अफेयर ख़त्म हो जाता है जितना भी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेट 5 के करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।